अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। खैबर पख्तूनख्वा में शांगला में बिशाम के मुकाम पर गाड़ी पर खुदकुश हमले के नतीजे में 5 चीनी शहरियों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। DIG मालाकंड के मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिरों की गाड़ी से टकराई। गाड़ी पर हमले में कई अफराद जख्मी भी हुए। ISPR की तरफ से कहा गया है कि तुर्बत, गवादर और बिशाम में दहशतगर्दी के वाकयात बुज़दिलाना कार्रवाई है। मुसल्लह अफवाज ने तुर्बत और गवादर में दहशतगर्दी को नाकाम बनाया। चीनी शहरियों को इससे पहले भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा चुका है। 2021 दासू बम धमाके में 9 चीनी शहरियों समेत 13 अफराद हलाक हो गए थे। जुलाई 2021 में कराची में फायरिंग के दौरान एक चीनी शहरी को जख्मी किया गया। अगस्त 2021 में चीनी इंजीनियर्स के काफिले को गवादर में निशाना बनाया गया। मई 2016 में कराची में चीनी इंजीनियर्स की कार को रिमोट कंट्रोल बम से उड़ाया गया। अप्रैल 2022 में जामिया कराची में 3 चीनी शहरियों को हलाक किया गया। एक तरफ चीनी शहरियों के खिलाफ हमले तो दूसरी तरफ मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में भी इजाफा हो रहा है। जनवरी में वजारत दाखिला ने मई 2022 से अगस्त 2023 तक मुल्क में दहशतगर्दी के होने वाले वाकयात की तहरीरी तफसीलात सेनेट में पेश की। इसके मुताबिक मुल्क में 2 साल के दौरान दहशतगर्दी के 1560 वाकयात हुए। इस दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताल्लुक रखने वाले 593 और 263 शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान को इस वक्त एक तरफ TTP और उसकी हामी तंजीमें तो दूसरी तरफ बलोच शिद्दत पसंदों की जानिब से दहशतगर्दी का सामना है। ऐसे में सवाल यही है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम शहरियों और चीनी शहरियों के खिलाफ हमले क्या मरबूत नेटवर्क्स की जानिब से किए जा रहे हैं और TTP और बलोच शिद्दत पसंदों के मरबूत नेटवर्क के खिलाफ हमारी रियासत को क्या इक़दामात उठाना पड़ेंगे। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। आप सबके लिए प्रोग्राम का सवाल। दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात, सिक्योरिटी फोर्सेस, मासूम शहरियों के साथ चीनी शहरी भी निशाने पर, पाकिस्तान की माशी तरक्की रोकने के मज़मूम मकासद, दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों को कैसे खाक में मिलाया जा सकता है। शहजाद साहब, ये हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात में तेज़ी दिखाई दे रही है और टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के एसेट्स को या स्ट्रेटेजिक मामलात को। किस तरीके से निमटने की ज़रूरत है? देखिए, जंग हमारे बीच में मौजूद है। ये जो हमारा दुश्मन है हमारे बीच में मौजूद है और जंग हमारे दरवाजे पे लड़ी जा रही है। यानी ये अब सरहदों से निकल के अब हमारे यहाँ बीच में आ चुकी है। चाहे वो नेवी का हो, गवादर का हो, किसी और जगह पे बलूचिस्तान में, या ये जो बिशाम का वाक़या जो हुआ और जिसके अंदर के चाइनीज़ सिटीजन्स इन्वॉल्व हैं और चीन की सेंसिटिविटी हमें पता है सबको कि कितना हसास हैं चाइनीज़, और वो तमाम काम रोक देते हैं जब तक कि उनको किसी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जाता उनके शहरियों की हिफाजत के सिलसिले में। इसका हमारे पास आमतौर पे क्या जवाब होता है? पहला जो हमारा एक जिसे डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स, कि हम ऑटोमेटिकली जिधर जाते हैं वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के दुश्मन कर रहे हैं। पाकिस्तान के दुश्मन ज़रूर कर रहे होंगे, इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो तो करेंगे ही आपके लिए साथ, चाहे जो भी यूज़ कर रहे हैं, बाहर से बैठे कर रहा है, कोई बाहर की कोई फोर्स है, कोई हमारा ऐसा नेबर है, कोई पड़ोसी है जो ये काम करवाना चाहता है अफगानिस्तान से। लेकिन ये तो दुश्मन करेगा, और दुश्मन, जैसा मैंने कहा, दुश्मन आके बीच में आपके ये कर रहा है। सवाल ये है कि हमारा जवाब क्या है? हमारा जवाब इलामिये और स्टेटमेंट्स नहीं हो सकते। हम परसेप्शन वॉर नहीं लड़ रहे। ये जो सोशल मीडिया की जंग का एक हमारे दिमाग पे एक गलबा तारी हो चुका है, वह कि शायद सोशल मीडिया की जंग हमने जीतनी है। इससे निकलना पड़ेगा। नैरेटिव अपने लोगों के लिए इन्वॉल्व बढ़ाए नहीं जाते। नैरेटिव वहां बढ़ाए जाते हैं जहां आपको कुछ छुपाना होता है। नैरेटिव जो अब सारी कौमी सलामती के ऊपर तो पूरी कौम इकट्ठी है, हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं, हमारे मुस्तकबिल पे हो रहे हैं, तो इसलिए वो नैरेटिव तो ऑलरेडी बन चुका है। और जो नैरेटिव अमल के साथ किया जाए उससे बेहतर नैरेटिव कोई नहीं होता। तो हमें ये सवाल पूछना है कि हमारा अमल इसके बारे में क्या कहता है? हमारा अमल क्या कहता है? क्या हम अभी भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे रहेंगे? क्या हम और चीज़ों में उलझे रहेंगे? अब मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है हमने अपना जो एरिया है एक्सपैंड करके, बढ़ा के उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, और हमारी नज़र गालिबन उस हमारे बुनियादी काम से हट चुकी है जिसके ऊपर कि हमारी नज़र होनी चाहिए। तो उन चीज़ों पे नज़र रखनी है, या जंग पे जो दुश्मन अंदर बैठा हमारे ऊपर हमले कर रहा है, हमारे मुस्तकबिल पे हमले कर रहा है, उसको लड़ना है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से हम क्या अब एक्टिव वॉर के ऊपर तरफ जा सकते हैं या जाना चाहिए? हमें जंग की तरफ, हमें कहना चाहिए कि हम ज़रब अज़ब के ऊपर जा रहे हैं, हम ज़रब अज़ब टाइप एक जंग के अंदर जा रहे हैं। हमें वो जंग लड़नी पड़ेगी। हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के ऊपर नहीं रह सकते। ये एक और सीरियसनेस और एक और मरहला ऊपर जा चुकी है जंग की कैफियत। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो करना क्या चाहिए,
पहली 2-3 चीजें हैं। देखिए, चीन से बात करनी चाहिए कि जिस किस्म का असर रसूख आप काबुल में रखते हैं और जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट आप काबुल में कर रहे हैं और जिस किस्म के तल्लुकात आपने उन तालिबान, अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ रखे हुए हैं, उनको सबूत दें कि उनके लोग टीटीपी जिनको उन्होंने किया रखा हुआ है वो किस तरीके से आके पाकिस्तान पे और उनके शहरियों पे हमलावर होते हैं। चीन हमसे तो पूछता है, लेकिन चीन को चाहिए कि उनसे भी पूछे और कुछ ना कुछ ऐसा चेक एंड बैलेंस जरूर करे जो पाकिस्तान की भी मदद करे। लेकिन पाकिस्तान को ये जंग खुद ब खुद करनी पड़ेगी। दूसरी बात, हमें इस जंग को आगे लेके जाना है। जैसा मैंने कहा, ये अब इंटेलिजेंस बेस के ऊपर नहीं रह सकती। दिस हैज टू बी फॉट, क्योंकि इसका मुस्तकबिल SAFC के लिए भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के लिए भी जुड़ा हुआ है। जब तक मामला कुछ बेहतर नहीं होते, कंट्रोल में नहीं आएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आ सकती। और फाइनली एक फैसला आपको करना है एज अ हुकूमत, एज अ लोग, एज अ पीपल, हम जो मुल्क हैं, हम कौम है, कि अफगानिस्तान असल में क्या है। हमारा बरादराना इस्लामी मुल्क है, हमारा बरादर कोई हमारा नेबर है, या ये ऐसा है जिसपे कि इस वक्त किसी का काबू नहीं है और इसलिए वहां से लोग उठ के हमारे ऊपर हमले करते हैं। अब तो वो वीडियो भी आ गई जहां पर अफगान तालिबान खुद उनको डायरेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से अटैक करना है। मेरा अपना ख्याल ये है कि अफगानिस्तान को अगर हम कुछ देर के लिए उस जगह पे डाल दें जहां पर कि हमें अफगानिस्तान से थोड़ा सा शायक रहने की जरूरत है, थोड़ा सा होशियार रहने की जरूरत है, और हमें जहां पर जंग करनी पड़े वो जंग की जरूरत है, तो मेरा ख्याल है कि हमें वो काम करना चाहिए। ये बैठे बैठे मार खाने से हमारे मसले हल नहीं होंगे। बैठे बैठे मार खाने से मसले हल नहीं होंगे। हसन निसार साहब, एक बार फिर हमें ज़र्बे अज़्ब और रद्दुल फसाद की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाले तो यानी दुश्मन तो जिसने हमला करना है वो हमला करेगा ही करेगा। हमें अंदरूनी तौर पर कितना आगे जाने की जरूरत है, अब डिसाइड कर लेना चाहिए। देखें आयशा, पहली बात यह है कि मैं नहीं समझता कि शहजाद साहब के अलावा कम से कम मैं तो क्वालिफाई नहीं करता इस तरह के सवाल का जवाब देने के लिए। इसलिए ख़ास तरह का माइंडसेट, तरबियत, तजुर्बा, बैकग्राउंड ज़रूरी होता है जो मेरे पास नहीं है। दो मैं बुनियादी बातें, एक तो शहजाद साहब ने इशारा किया अभी बिरादर, मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान अपनी तारीख से वाकिफ़ होने के बावजूद कैसे एक दूसरे को बिरादर कहते हैं। हमारी तो तारीख ही एक दूसरे की गर्दनों पे के खून से लिखी गई है। ये कौन सा बिरादर है? किस स्टेज पे? अमीर तैमूर ने जाके बायजीद यल्दरम जो कभी हारा ही नहीं था उसको तबाह कर दिया। वो एक छोटा सा फेज है ऑटोमन्स में, बाकी यहाँ तो करबला है सारा। मुगल्स क्या करते थे, सफवीज क्या करते थे, ऑटोमन्स क्या करते, खुदा का खौफ यार। अच्छा, एक तो ब्रदर ब्रूदर निकाल दें, इराक भी ब्रदर, ईरान भी ब्रदर, मुझे आज तक नहीं पता कि हुआ क्या था। अच्छा, दूसरी बात, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, मैं उस पर बात नहीं करूंगा बिकॉज आई डोंट क्वालिफाई। दूसरी बात यह है कि इन हालात में क्या करना चाहिए, जो एक आम लेमैन के तौर पे मैं कहूँगा कि प्लीज़ अपने अंदरूनी मामलात को संभालें। मुल्क में इस्तेहकाम, यकजहती, गुर्बत, नफ़रतें वगैरह, फासले, दूरियां, ये फेटल साबित होंगे। बाकी मैं नहीं जानता। ठीक हो गया। अफसार साहब, 2 साल के दौरान दहशतगर्दी के करीबन 1560 वाक़यात हैं, 593 सिक्योरिटी एहलकार और 263 शहरी शहीद हुए हैं। रियासत और हुकूमत एक पेज पर है। दहशतगर्दी के खिलाफ KP और बलोचिस्तान की हुकूमतों को क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, कितना विजिलेंट होने की ज़्यादा ज़रूरत है? अब मुझे तो नहीं इसका अंदाज़ा उन्हें कितना विजिलेंट होना है। वो तो बहुत ज़्यादा विजिलेंट हैं और मैं रोज़ाना बयान पढ़ता रहता हूँ। कोई ऐसा वाक़या होता है उस पर बहुत अच्छा बयान आता है हर तरफ से कि अब हम इजाज़त नहीं देंगे। तो इजाज़त, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है कि इजाज़त नहीं देंगे। मुझे पहले तो नहीं अंदाज़ा था, इन बयान से पता चलता है कि पहले तो वो इजाज़त लेके करते रहे हैं तो अब नहीं मिलेगी तो ख़त्म हो जाएगा। क्या कह सकता हूँ इस पर मैं अजीब कश्मकश का शिकार हूँ कि आपसे बात करूँ इस पे या ना करूँ। सर, हम पहले 2016 मुझे याद आ रहा है, ज़र्बे अज़्ब और रद्दुल फसाद गुजर चुके, सब मामले पर इकट्ठा। अभी ऊपर शहजाद साहब ने बात की बेलामी और बयानात नहीं, वंस फॉर ऑल डिसाइड करके हमें एक एक्टिव वॉर की तरफ जाना है। रोज रोज मरना ये तो कोई हल नहीं है मामले का। चलें, आपने दुखती रग पे हाथ खुद ही रख दिया है। तो जिसने ज़र्बे अज़्ब की थी
وہ سعودی عرب میں کروڑوں روپے مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے اور پرائیویٹ جیٹ پہ پھرتا ہے. جس طرح رد الفساد کیا تھا وہ دبئی میں رہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. یہاں ہم ہیں عوام کا کیا ذکر کرتے ہیں بار بار. ان سے کسی نے پوچھا پہلے ضرب از پر رد الفساد ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں تو کمر ٹوٹ گئی تھی اس وقت. ہمیں تو یہ بتایا گیا 5th جنریشن وارفیئر ہمیں سکھایا گیا. آج کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ جنگ نہیں ہوتی. ہماری نوجوان نسل کے دماغوں میں ڈرل کیا گیا 5th جنریشن وارفیئر لڑی جا رہی ہے اور لڑی جائے گی ان موبائل فونوں کے ذریعے. آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا سے مسئلے حل نہیں ہونے تو جنگ لڑنی پڑے گی. جنگ تو آپریشن تو میں گنوانا شروع کروں تو پتہ نہیں اتنے آپریشن ہو گئے ہیں کہ اب کوئی جسم پہ ایسی جگہ بچی نہیں ہے پاکستان کے جسم پہ جس کا آپریشن نہ ہو چکا ہو. اور جہاں پہ آپریشن نہ ہو چکا ہو نتائج کیا نکلے. طاقتور جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے ماضی کی بات مت کرو, آگے چلو, آگے دیکھو, جو ہونا تھا ہو چکا. لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, جو پیسے کے پیچھے رال ٹپکانے والے نہیں ہوتے, جو سوچتے ہیں, جن کے اندر احساس ہوتا ہے, جن کا دل دھڑکتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں پہلے ماضی کی بات کریں گے, پہلے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور کیوں کیا, کس لیے ہوا یہ سب کچھ. اور آج 2016 کی میں بات کر رہا تھا, 2016 مجھے یاد آ رہا ہے. آپ نے پوچھا نہیں 2016 کیوں یاد آ رہا ہے. 2016 میں ڈان لیکس ہوا تھا. کچھ بہت بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے تھے اس ملک کے عالی شان, جنہوں نے کہا کہ یہ تو ملک کے خلاف غداری ہو گئی, کیونکہ وہاں اس میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ دہشت گردی کا مرکز ہے, اس کو ختم کیا جائے ورنہ ہمارا دنیا میں حالات برے ہوں گے. 8 سال پہلے یہ بات کی گئی تھی. کیا نتیجہ نکلا پتہ ہے آپ کو؟ میں ان سب کرداروں کے نام بتا دوں جن کے اوپر ظلم ہوا اور جنہوں نے ظلم کیا اس بات پہ, بجائے بات سننے کے, ماننے کے, اسٹریٹجی بہتر کرنے کے, پلاننگ بہتر کرنے کے, عبرت کا نشان بنا دیا گیا ان تمام سویلینز کو, اور جنہوں نے بنایا وہ آج موج کر رہے ہیں. تو ہوا کیا ہے, یہ ماسکو سے لے کے بشام تک جو ہوا ہے, ماسکو میں جو ہوا ہے اس کا تعلق بشام سے الگ نہیں ہے, سب ایک ہی افغانستان ہے اس کی جڑیں. اور افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2 سال میں کون لے کے آیا ہے ان کو, کون سپورٹ کرتا ہے 2 سال؟ پاکستان کی معیشت کس نے تباہ کی ہے, کیوں کی ہے ان کے لیے؟ ڈالر ہمارے ہاں کیوں تباہ ہوا ان کے لیے؟ ہمارے ہاں اسمگلنگ اتنی کیوں ہوتی ہے ان کے لیے؟ ہماری اکانومی تباہ ہوگی ان کے لیے, ہمارا غریب مر گیا ان کے لیے, اور وہ پوری دنیا میں دہشت پھیلا رہے ہیں ہمارے سمیت, چائنا سمیت. تو یہ 2016 کی اس میٹنگ کے منٹ سے نکلوائیں دوبارہ, اور پھر سیرل آلمیڈا کی سٹوری پڑھیں, ٹھیک, اور پھر سوچیں کیا کھٹا ہم نے اور کیا کھویا, اور پھر گالی نکالیں اس ملک میں. تمام سویلینز کو کہیں کہ صبح اٹھ کے اپنی حب الوطنی کا ٹیسٹ دیا کرے, شام تک پاس ہو گئے تو ٹھیک, ورنہ اگلی صبح پھر دیں. تھینک یو ویری مچ. افتخار صاحب, ماضی سے ابھی ہم کیوں سیکھنے کو تیار نہیں, اور ابھی جو حالیہ واقعات ہیں بظاہر ٹی ٹی پی اور بلوچ تنظیموں کے عزائم مختلف ہیں, ایک مذہب اور دوسرا قوم پرستی کے نام پر پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے, مربوط نیٹ ورکس کی بھی اطلاعات ہیں, کیا آپ کو درست لگتی ہیں؟ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ افغانستان سے یہ لوگ آتے ہیں سوات کے بعد دریا سندھ کو عبور کر کے انہوں نے ایک بہت ظالمانہ حرکت کی 2013 میں, جب نانگا پربت پہ میسکر کیا. انہوں نے 11 غیر ملکی سیاح ذبح کر دیے جی, اور وہ 16 حملہ آور تھے. چلاس ان کی بنیاد تھا. جب ان کی انکوائری شروع کی گئی اور کچھ گرفتاریاں کی گئیں تو جن افسران نے گرفتاریاں کیں ان میں ایس پی بلال, کرنل مصطفیٰ اور کیپٹن عزیز کو کھلے عام جیپ پر حملہ کر کے ہلاک کر دیا گیا. اور ٹی ٹی پی نے اور جندل ایف سے کا نام ہے, اس نے اس کی ذمہ داری لی. ان ملزمان کو کوئی سزا نہیں ملی, اور یہ رستہ نیا کھل گیا. افغانستان سوات کراس کریں, سوات سے بشام پہ آئیں کے ایس کے اوپر, اور کراس چلاس چلے جائیں. اتنی بات اگر مجھ جیسے جاہل آدمی کو سمجھ آ سکتی ہے کہ
ایریا کون سا ہے اور یہاں پہ واقعات کیوں ہونے. پھر اسی جگہ پہ آج کے علاوہ دسمبر 2023 میں چلاس کے قریب جو حملہ ہوا 10 چینی ہلاک ہوئے. اس سے پہلے جولائی 2021 میں واقعہ ہوا. حکومت پاکستان نے انکار کیا کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے. چائنا کا موقف تھا یہ دہشت گردی ہے. تو یہ بات اب سمجھ آ گئی ہے کہ ایریا آف اٹیک کیا ہے. سر ہم ابھی بھی کلیئر نہیں ہیں ان ہاؤس اپنے ایکشنز ریئیکشنز کو لے کے ہاؤ ٹو ہینڈل دس میز. یس آئی ایگری ود یو. میں کہتا ہوں ہمارے جو آفیسرز جو تھے ایس پی لیول کے ان کو گولیاں مار کے مار دیا گیا بیکاز وہ جو آپ واقعہ 2011 کا حوالہ دے رہے ہیں 2024 میں. بابا 2011 سے ہی اگر شروع کر لیا جاتا I agree نا, اس کے بعد آپریشنز ہوئے سب کچھ ہوا مگر آج پھر ہم وہیں پر ہیں بیک ٹو زیرو. وہ اگر آپریشن جو ہوئے جب یہ ایک بات یہ جو ابھی میرا دوست کیا نام ہے ابصار کہہ رہا تھا اور بھائی کون لے کے آیا. جس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں کون لے کے آیا 2 سال پہلے تو ہمارے پہ ہماری جو پاکستان سے وابستگی اسی پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دی جاتی ہیں کہ بھئی تم کون ہیں یہ سوال کرنے والے. اور بھائی میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو اگر چائنیز کے ساتھ تمہارا رویہ یہ رہا تو سی پیک تو پھر کلوز ہو جائے گا. سی پیک کلوز ہوتا ہے آنے والے دنوں میں وزیر اعظم کا دورہ ہے چائنا میرے لیے روزگار. ہاں بالکل. یعنی ایک دفعہ بیچارہ صدر آنا چاہ رہا تھا تو آپ نے دھرنا دے دیا. اب آپ کا اگر کوئی اور آنا چاہ رہا ہے سی پیک 2 ہے آپ کے ایم ایل 1 ہے اور اگر کوئی اور آنا چاہ رہا ہے تو آپ ان کو ڈیڈ باڈیز دے رہے ہیں. تو یہ میرا تو مسئلہ ہے بھائی اس لیے بنتا ہے کہ اگر سی پیک نہیں ہوتا ہے روزگار نہیں ہوتا ہے کارخانے نہیں لگتے ہیں سڑکیں نہیں بنتی ہیں تو میرا تو مسئلہ ہے. تو پھر وہی کیسے ان کو روکا جا سکتا ہے ختم کیا جا سکتا ہے. کیسے روکے. ایک کام ہم کر سکتے ہیں ہم تھاٹ وائز کلیئر ہو جائیں کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور کیسے میں بتاتا ہوں. ہم اپنے لسانی اور مذہبی سوچ و فکر سے بالا تر سر حکومت اور ریاست کی تو کوئی لسانی مذہبی نہیں ہے. جی ہیں بالکل اس پہ نہ بحث میں تو فائدہ کوئی نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اس خاص طور پہ اس ایریے میں جہاں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں ہم اس سے بالا تر ہو کے ہر شہری جو ہے وہ نشاندہی کرے وہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ ہر شہری سولجر ہے. ہر آدمی جو ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے اگر اس کے محلے میں اگر اس کے گاؤں میں ایسا کوئی شخص ہے جو مذہب کے نام پر جو اس قسم کی حرکات میں ملوث ہے کیونکہ چھپا نہیں رہ سکتا. وہ کوئی زمین سے اگ کر نہیں آتے وہ کہیں سے ٹریول کر کے آتے ہیں کہیں سٹے کرتے ہیں کہیں رہتے ہیں کہیں پلان کرتے ہیں مقامیوں کو ساتھ شامل کرتے ہیں. تو میری تو یہ گزارش ہے کہ ہمیں بطور قوم اور خاص طور پہ اس علاقے کے لوگوں کو کم از کم پاکستان سیاسی وابستگی مذہبی وابستگی زبان کی وابستگی جہاں مرضی رہے لیکن پاکستان کے لیے وہ اتنا کریں پلیز. جی شہزاد صاحب. ہاں عائشہ 2 چیز آج پاکستان کا ڈیلیگیشن افغانستان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے کہ ٹریڈ کے جو معاملات ہیں ان کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. جی تو ایک طرف تو آج آپ یہ بات کر رہے ہیں اور آپ کی حکومت میں سے یہ ایک انیشیٹو لیا گیا ہے کہ کیسے ٹریڈ کو معاملات کو کیسے آگے لے جایا جائے اور آج گفتگو ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسی دن آپ کے یہاں یہ بشام پہ چینیوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. تو یہ سوچ لیں پتہ کر لیں کہ آیا افغانستان سے بات چیت کے ذریعے ہمیں کوئی معاشی فائدہ پہنچ رہا ہے یا چینیوں کے اوپر حملے کی وجہ سے کوئی نقصان زیادہ ہونے کا احتمال ہے. سی پیک کی بات کی نا بالکل ٹھیک بات کی. 2013-2014 میں کراچی میں 2 جگہ پہ ہمارے اوپر سخت قسم کے دہشت گرد حملے ہوئے. 2013-14 کی بات ہو رہی تھی نا. اچھا ایک کراچی ایئرپورٹ پہ ہوا اور اس سے پہلے وہ جو تھا نیوی کا بیس اس کے اوپر ہوا اور سخت ترین پاکستان کو نقصان پہنچا اس چیز سے. جب یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں جنگ کرنی ہے اور ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پوری سپورٹ چاہیے تو فیصلہ یہ ہوا ہماری ظاہر ہے انہی کا حق ہے فیصلہ کرنا. فیصلہ یہ ہوا ہمارے لیڈران کی طرف سے پارلیمنٹ کے اندر کہ نہیں ہم بات چیت کا عمل آگے بڑھانا چاہتے ہیں. جب تک کہ 2000 پھر جب جا کے اے پی ایس نہیں ہوا اے پی ایس ہوا تو پھر ہوش آئی کہ نہیں اب تمام کا تمام پانی نکل چکا ہے اب ہمیں جنگ ہی کرنی پڑے. درست ہو گیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہانی میں جب جاتے ہیں نا تو ہم سلیکٹیولی نہ جایا کریں. بدقسمتی سے یہ غلطی در غلطی اور ایک لڑی سے دوسری لڑی سے جو جڑی ہوئی ہے اور اس طریقے سے آپ یہاں پہنچتے ہیں. اسی لیے جو لوگ چلے گئے وہ آپ کو جواب نہیں آج دیں گے. جو لوگ موجود ہیں ان سے سوال ہمیں کرنا چاہیے اور ان سے جواب لینا چاہیے کیونکہ جواب بھی ان کے پاس ہے عمل بھی ان کے پاس ہے اور انہی نے اس چیز کو
मैनेज करना और हैंडल दुरुस्त करना हो है, गया। उन्हीं तो ने इसका एक्शन लेना। सिलेक्टिव नहीं बल्कि क्रॉस द बोर्ड ये फैसला करते हुए कि हम जहां खड़े हैं क्यों, क्या गलतियां हो गई और कैसे दुरुस्त किया जाता है, वंस फॉर ऑल डिसाइड कर फैसला कर लिया जाए कि अब आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हाथापाई तक मामलात पहुंच गए हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में अरकान ने एक दूसरे पर संगीन इल्जाम आयद किए। ये पीटीआई की कोर कमेटी का मुसलसल तीसरा ऐसा इजलास है जिसमें अरकान के दरमियान शदीद तलखी देखने में आई। इस मरतबा झगड़ा सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत और कानूनदान नियाजुल्लाह नियाजी के दरमियान हुआ, जिन्होंने एक दूसरे को धमकी दी कि वो इजलास से बाहर निकलें, उनसे निमट लेंगे। बात हाथापाई तक पहुंच गई। दीगर अरकान ने बीच बचाव करवाया। कई अरकान की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि पार्टी का बयानिया बनाने में 2-2 माह लगते हैं, मगर शेर अफजल मरवत उसे पलक झपकते ही खाक कर डालते हैं। खुद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और शेर अफजल मरवत मुतअद्दिद मरतबा आपस में सुलह करने के बावजूद बार बार आमने सामने आते हैं। शेर अफजल मरवत न सिर्फ बैरिस्टर गौहर बल्कि पार्टी के कई दीगर अफराद के मुतालिक खुलकर मीडिया में बयानबाजी करते हैं। शेर अफजल मरवत ये भी कह चुके हैं कि अगर उनके खिलाफ तनकीद और ट्रोलिंग का सिलसिला नहीं रुका तो वो 30 मार्च के जलसे के बाद पीछे हट जाएंगे। अगरचे 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी तादाद में वोट मिले, लेकिन पार्टी के अंदर धड़ेबाजी, धड़ों के दरमियान महाजराई, पावर पॉलिटिक्स, बेइंतजामी और फैसला साजी के फुकदान जैसे कई अवामिल पीटीआई को कमज़ोर करने का बायस बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त सियासतदानों और वकला के धड़े अलग अलग हैं, जबकि वकला के अंदर कई ग्रुप भी एक दूसरे के खिलाफ सफारा हैं। इन धड़ों और ग्रुपों को एक दूसरे के खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानबाजी ये तासुर देती है कि जमात का कोई इंतजामी ढांचा ही मौजूद नहीं है। ताहम पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात में इमरान खान की इस पॉलिसी का सबसे ज़्यादा दखल है कि वो 8 माह से जेल में होने के बावजूद किसी एक फोकल पर्सन को पार्टी में सामने नहीं लाए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इमरान खान की इस पॉलिसी का नतीजा जल्द पीटीआई के अंदर टूट फूट की सूरत में सामने आएगा? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पीटीआई इख्तिलाफात मामलात हाथापाई तक पहुंचने लगे। बानी पीटीआई की जेल से पार्टी सुप्रीमो बनने की ख्वाहिश, क्या पीटीआई जल्द किसी बड़ी तकसीम का शिकार होने जा रही है? हसन साहब। हरगिज़ नहीं आयशा, ये कभी नहीं होगा, ये तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा। उसकी एक सिंपल रीज़न है कि शख्सियत परस्त माशरों में ये नामुमकिन है। हमने सदियाँ एक ख़ास हालात में गुजारी, बुत परस्ती तो मुमकिन नहीं है, तो उसका आसान तरीन हमारे यहाँ वो हल है कि शख्सियत परस्ती, इंसानों की पूजा शुरू कर दो। ये बहुत भयानक रवायत है, चूँकि बुत की पूजा करते उसका दिमाग ख़राब नहीं होता, तो मक्खी नहीं उड़ा सकता। जब इंसानों की पूजा होती है तो फिर दे गो बज़र्क। खैर, सो ये है नामुमकिन। पीपल्स पार्टी देखो मिसाल है, पीपल्स पार्टी में आज भी भुट्टो बिक रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी, ये नाम डज इट मेक एनी सेंस? पिदरी माशरा है। सो जुल्फ़कार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो तक ठीक, उसके बाद भी यानी सरीहन एक फजूल सी बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी, लुक एट द नेम। अच्छा, दूसरी तरफ एक पार्टी का तो माशाल्लाह नाम ही नून लीग है, नवाज लीग। अच्छा, नवाज प्रैक्टिकली फारिग हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब हैज़ नो फ्यूचर एज अ पॉलिटिशियन। लेकिन बात फिर वही है, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा और मर जाऊंगा प्यार अगर कोई दूजा करूंगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, एक स्क्रैच नहीं आएगा पीटीआई पे। ये तमाशे तो मुझे चलते रहेंगे, द डे ही इज आउट। और नहीं भी तो ये तो रौनक है, उसको तो सूट करता है, लीडरशिप को तो सूट करती है ये सिचुएशन। आप किस दुनिया में रह रहे हो? पाकिस्तान में और वहां कौन सा कोई डिसिप्लिन है या कोई सिस्टम होता है या फलाना, कुछ भी नहीं। दुरुस्त है। एक पार्टी में चंद लोग होते हैं, ये मौलाना क्या फजलुर रहमान वगैरह, माइनस दिस फैमिली, व्हाट आर दे, हु आर दे? इसलिए छोड़ें, कख नहीं होता, फिक्र ना करें आप। ठीक है जी, इतनी फिक्रमंदा हुआ करें, इफ्तिखार नहीं होता। दुरुस्त है। इफ्तिखार साहब, इमरान खान की चाहते ना चाहते पीटीआई को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इंतखाबात तक तो कामयाब रही, मगर अब जिस तरह की आवाज़ें आती हैं जमात के अंदर से, आपको भी लगता है कि तकसीम की तरफ नहीं जाएंगे या फिर इमरान खान को अपनी पार्टी को तकसीम से बचाने के लिए अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करना पड़ेगा? इमरान अपनी पॉलिसी पर नजरसानी नहीं करेंगे, पार्टी कोई तकसीम का शिकार होने नहीं जा रही। मैं पहली दफ़ा हसन से पब्लिकली
एग्री करता हूँ, क्या बात। क्योंकि हसन ने बड़े मज़े की बात की। उसने कहा कि हम बुत परस्ती तो कर नहीं सकते, तो शख्सियत परस्ती की जो इंतहा उस पार्टी में पाई जाती है कि वो अपने मुंह पे मास्क लगा लेते हैं, तो इससे ज़्यादा बेचारे और क्या करें। मुझे तो डर है कि किसी दिन एक ऐसा जुलूस ही ना निकल आए कि सब ने वही मास्क पहने हों, तो लोगों को पहचानने में ये मुश्किल हो जाए कि असल में असली आदमी कौन है। तो ये तो शख्सियत परस्ती की जो इंतहा इस पार्टी के ज़रिए हमें देखने को मिल रही है, इसके 100 में से 100 नंबर उनको देने चाहिए। अच्छा, और होगा कुछ भी नहीं, अनकरीब वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा। रोज़ाना मैं ट्विटर पे ऐसी ट्वीट देखता हूँ, ऐसे पैगामात देखता हूँ, कहा जाता है 12:06 पे फ़लाने की गाड़ी जाएगी, गाड़ी का वो भी बताते हैं कि मॉडल क्या होगा, उस गाड़ी में बैठ के वो ले आएंगे बाहर उनको, रोज ही बाहर लाते हैं। और रोज आपने भी इसी हिसाब से कहा है कि जल्द बाहर आ जाए। तकरीबन हर दो दिन के बाद ऐसा एक मैसेज मिलता है। अब ये क्या है? ये शख्सियत परस्ती है। उनके दिल में जो इमरान खान बैठ गया है, वो उसके साथ बात करते हैं कि यार हम तुम्हें सुबह सैर कराने ले जाएंगे, तुम्हें लारस गार्डन ले जाएंगे, तुम्हें लाहौर ले जाएंगे। अब मसला आ रहा है, असल जो इनका इशू वो है मार्च की कोई तारीख दे बैठे हैं फिर 30 मार्च। अब जो पार्टी ये दावा करे कि हमने तो स्वीप कर दिया, एक तूफ़ान आया, तूफ़ान सबको बहा के ले गया, लेकिन हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमें 180 नशस्तें नहीं दी गई, 90 दे दी गई, 90 का भी मसला है। किधर चले गए? मैं किधर यार, आपका सवाल ये है कि पीटीआई किस बड़ी तकसीम का शिकार होने जा रही है, और मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ आपकी गलत फहमी है। तकसीम का शिकार नहीं होने जा रही, वो बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर जा रही है अगले हफ्ते। मुश्किल के अंदर? जी हाँ। अब यहाँ पे कामयाबी और नाकामियों की जो दास्तान रकम होगी, वो आपस में झगड़ें, लेकिन इमरान खुश है। इमरान की क़यादत को कोई चैलेंज नहीं, ना हो सकता है, ना होगा। अरे आपको आज इमरान के हक में बात हो रही है तो आपको बुरी लग रही है? नहीं, मैं तो नॉर्मली जो बड़ी कोशिश करती है कि इमरान और इमरान की पार्टी के बारे में बहुत डिटेल गुफ्तगू हो, तो आज पहली दफ़ा एक मौका मिला है, और इसके हसन का मैं शुक्रगुजार हूँ। हसन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे रखा कि जनाब इमरान खान के अलावा तो रखे कोई नहीं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पीटीआई इख्तिलाफात, मामलात हाथापाई तक, बानी पीटीआई की जेल से पार्टी सुप्रीमो बनने की ख्वाहिश, क्या जल्द तकसीम की तरफ जा सकती है जमात या पॉलिसी ठीक है? अबसार साहब, ऊपर की राय आपने जानी है, हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बात की है। आपके ख्याल में किसी और को सामने लाने की ज़रूरत है जो स्पोक्स पर्सन बने, और इमरान खान जो बात कहें वो, क्योंकि हमें धड़े बंदियाँ और धड़े नज़र आ रहे हैं, या बेहतरीन पॉलिसी जारी है? देखिए, आपने सवाल में आपने बात कही है कि सुप्रीमो बनने का शौक़ है या पता नहीं सुप्रीमो बनना चाह रहे हैं। वो ऑलरेडी सुप्रीमो हैं, आपको किसने कहा है कि वो नहीं है? पीटीआई इज़ ऑल अबाउट इमरान खान। जैसे मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो नवाज शरीफ के साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो फैमिली के वजह से है। पाकिस्तान की तीनों बड़ी जमातें जो हैं, और बल्कि बाज़ तो छोटी जमातें भी, वो सिर्फ वही सर्वाइव कर सकी जहाँ पे फैमिली ट्री से कोई बंदा आगे आके या बंदी आगे आके उसको लीड करे, वरना तो पाकिस्तान में सियासी जमातों का ऐसा कोई मुस्तकबिल नहीं है कि बगैर सुप्रीमो के वो ख़ुद ही अपने तौर पे ऑर्गेनिकली वो ग्रो करें या वो सर्वाइव कर सकें। तो मैं नहीं समझता कोई पॉलिसी में कोई भी बुराई है, और वो लड़ते रहें, जिसने भी लड़ना है। लीडर है इमरान खान है, लोगों ने उसके पीछे आना है, जो उनके वोटर्स हैं उन्होंने उन्हें सपोर्ट करना है, और किसी ने जो मर्ज़ी कुछ कर ले, जितने मर्जी धड़ेबंदी हो जाए, वो नाकाम होगी अल्टीमेटली। और एक बात सिर्फ मैं, अगर आप इजाज़त दें तो, वो शहजाद साहब ने जो कहा कि जो पिछले चले गए उनको भूल जाएं, मैंने पहले ये बात कही है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, और भूलना चाहें वो भूल जाएं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता, और ना ही मेरा ख्याल है कौम भूलेगी। और जितना मैंने पढ़ा हुआ है, दुनिया में किसी कौम ने तरक्की नहीं की जब तक उन्होंने पीछे मुड़ के ये नहीं देखा कि हमने गलतियाँ की है, क्या की हैं और किसने की हैं, और ऐसे लोगों को उन्होंने अवॉइड किया आइंदा ऐसी पोजीशंस पे लाने पे, और अपनी गलतियों से सीखा है और अपना रास्ता बेहतर किया है। आज वालों से जवाब लेना है तो मेरे इमाम हैं शहजाद चौधरी साहब, बिस्मिल्लाह करें, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे।
ٹھیک ہے جی شہزاد صاحب، پی ٹی آئی بھلے ہی روایتی سیاسی جماعتوں سے اپنے آپ کو مختلف قرار دے، جیسے ابھی اوپر ایک ابصار صاحب نے جملہ دیا کہ کس طرح جماعتیں آگے بڑھی، کہیں نہ کہیں موروثیت نظر آتی ہے اور آگے بڑھی، یعنی کہ اگر کہیں کوئی پرابلم ہے تو کوئی نہ کوئی کیری کرتا ہے اس کو لے کر. زیر تاب جو سیاسی جماعتیں ہم نے ماضی میں دیکھی، بیوی بہن بیٹی کوئی نہ کوئی سامنے آیا ہے، کیا پارٹی بچانے کے لیے عمران خان کو کسی کی ضرورت پڑے گی؟ اب کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ موجود ہیں، بس سب ٹھیک ہے، نیچے کوئی آگے پیچھے بھی ہو تو ان کا ووٹر انٹیکٹ رہے گا، کوئی تقسیم نہیں ہوگی بڑی؟ نہیں، مجھے دو بڑی کمیاں نظر آتی ہیں اس پی ٹی آئی کے معاملے میں آج کے دن جب دیکھا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ جو الیکشن میں جس قسم کی سپورٹ ملی ہے پی ٹی آئی کو، جی آج کی جو پی ٹی آئی جس حیثیت میں اویلیبل ہے، موجود ہے، وہ اس سپورٹس کو کوئی اپنی طاقت نہیں بنا پائی. ویری ویل. اور وہ جو سپورٹ ہے جو ووٹرز نے نکل کے دی ہے اس پارٹی کو، وہ آہستہ آہستہ زائل ہوتی نظر آتی ہے. یعنی اگر اس کو یہ پارٹی استعمال نہیں کر پائی، اپنی طاقت کا سبب نہیں بنا پائی، تو پھر وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہو بھی جائے گی. حالانکہ ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ، لیکن اس کے باوجود یہ کہہ دینا کہ مجھے اس پارٹی میں وہ تنظیم نظر نہیں آتی کہ اس کو اپنی طاقت بنا پائے، پہلی بات. دوسری بات، یہ پارٹی کبھی تحریک سے تنظیم کا سفر مکمل طور پہ طے نہیں کر پائی. جب تک آپ صرف عمران خان یا کسی بھی شخصی جس کا آپ کرتے ہیں اس کو ایڈولیشن کرتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو تنظیمی ڈھانچہ نیچے والا ہے وہ بالکل سے غیر فعال ہو جاتا ہے. اور جب غیر فعال ہو جاتا ہے تو وہ تنظیم مکمل طور پر ہو بھی تو کسی شکل میں نہیں رہتی. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کمزوریاں ہیں. تیسری بات، بڑے کمال کے ساتھ عمران خان، ان کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور پریزیڈنٹ پرویز الہی صاحب، یہ نہیں کہ پرویز الہی یا شاہ محمود قریشی شاید اسی پائے کے ہوتے جس طریقے سے عمران خان ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایک ڈھانچہ ایسا ہوتا جو کہ اس حالت میں اٹھ کے لیڈرشپ لے لیتا. لیکن وہ تینوں چونکہ پابند سلاسل ہیں، اس لیے اس وقت ہیڈ لیس چکن والی حالت ہے. سب ادھر ادھر آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی اس وقت اس کا کوئی سر پیر نہیں نظر آتا پارٹی کا. چوتھی جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر یہ ایسا ہی معاملے رہتے ہیں، اور لگتا ہے کہ شاید ایسے ہی رہیں گے، اگر عمران خان کسی صورت میں معجزاتی طور پر باہر آ کے فوراً پارٹی کی کمان سنبھالنے اور اس کے بعد پھر سے جیسے کہتے ہیں کہ ایک موومنٹ، تحریک اس طرح کی بنے کہ ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے، تو وہ اس کے چانسز کم نظر آتے ہیں. اس کی غیر موجودگی میں کیا یہ پارٹی آہستہ آہستہ انڈیا کی عام آدمی پارٹی کی طرح بننے جا رہی ہے، جس کا دلی پہ تو کنٹرول ہو سکتا ہے لیکن اس سے آگے لگتا ہے کہ بی جے پی اس کو کبھی آنے نہیں دے گی. یہ پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا سوال اس وقت میرے خیال میں لوگوں کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. ہمارے سوال کے جواب میں تین مہمانوں کا تو ایک جیسی قریباً رائے میں شہزاد صاحب جو ہیں وہ مختلف رائے رکھتے ہیں کہ دیکھنا پڑے گا آنے والے دنوں میں اگر کوئی لیڈ نہیں کرتا سامنے سے اور عمران خان صاحب خود موجود نہیں ہوتے تو پھر اس جماعت کا حال وہ عام آدمی پارٹی سے اس کو مماثلت دے رہے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.